प्रिय मित्रों, आज मैं सेकंड पार्ट या दूसरी कहानी सुनाने वाला हूँ जो मेरी पहली कल के केस का एक तरह से कंटिन्यूशन है। कहानी वो नहीं है, कहानी नहीं है। इसमें पात्रों को मैंने सब चेंज कर दिया है क्योंकि ये कानूनी आवश्यकता भी है और वैसे भी हम किसी भी स्त्री का समाज में किसी भी तरह का असम्मान नहीं कर सकते। ये कानूनी रूप से मना है। इसी निमित्त मैं कुछ नाम छुपा के रखूँगा और कहानी को एक नॉन स्पेसिफिक रूप में आपके सामने पेश करूँगा। ये 1994 की बात है, जून जुलाई 94। एक पत्नी अपने पति के बारे में एक पत्र लिखती हैं एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को कि मेरे पति और उनके कुछ साथी जो उसी कार्यालय में काम करते हैं जहाँ पे मेरे पति अंडर सेक्रेटरी है, और ये लोग मेरी छोटी बच्ची को, उसके और भी 2 लड़कियां हैं लेकिन ये छोटी बच्ची ये 7-8 साल की है, उसके साथ ये लोग कनॉट प्लेस में किसी होटल में लंच टाइम से पहले ही चले जाते हैं। इसमें 4 औरतें हैं और 2 आदमी हैं और एक उसके फादर हैं और वो छोटी बच्ची है। वहाँ पे जाकर ये एक कमरा बुक करके सब उसमें जाते हैं और किसी एक चौकीदार को जो वर्दी में है उसको गेट पे खड़ा रखते हैं और फिर होटल के अंदर जो कलर टीवी लगा हुआ है उस टीवी पे कुछ फिल्म लगाते हैं। यह फिल्म जो गंदी फिल्में मार्केट में मिलती हैं वैसी एक गंदी फिल्म होती है। उस फिल्म को ये सब लोग एंजॉय करते हैं और वो सब रिपीट करते हैं जो उस गंदी फिल्म में दिखाया गया है। और उसके पिता उसके साथ भी वो सब करते हैं जो उस फिल्म में एक आदमी औरत के साथ में या 2 आदमी एक औरत के साथ में या 2 औरतें एक आदमी के साथ में कर रहा होता है। वो सब का कुछ अकेले में वहीं पे मेरे फादर दूसरी औरतों के साथ करते हैं। इस औरत ने लिखा कि इसलिए मेरी कंप्लेंट का, जो मैं पहले भी काफ़ी जगह कर चुकी हूँ, कोई सुनवाई नहीं करता, आप सुनवाई करें। उस मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी ने इस लेटर को लगाते हुए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लिखा। उस वक्त जो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीआई में थे उनको ये केस सौंपा गया। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, बाद में पत्र भी लिखा मेरे पास जो मेरी फाइल में है और मैंने तुरंत उनको उसका एमएलसी कटवा करके और जो लीगल प्रोसीजर है वो करना के लिए एडवाइस किया। लेकिन उसी समय वो जो पत्नी थी उस व्यक्ति की, अंडर सेक्रेटरी की,
वह सफदरजंग हॉस्पिटल अपनी बेटी को लेके पहुंच गई और वही कंप्लेंट उन्होंने सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने की। सफदरजंग के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसी माह में, उसी दिन जिस दिन वो ले गए, जुलाई 94 को ही उसकी मेडिको लीगल रिपोर्ट और मेडिको लीगल केस बना दिया और उसका पूरा डिटेल्ड एग्जामिनेशन सीएम होना, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने भी किया और उसकी एमएलसी और मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाई। और गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी, क्योंकि सेक्सुअल असाल्ट की कंप्लेंट थी, उस दृष्टि से उन्होंने भी किया। उन्होंने साफ लिखा कि हाइमन इंटैक्ट है और कोई किसी तरह के एविडेंस नहीं है। जो इमरजेंसी के डॉक्टर्स थे और गायनी के डॉक्टर थे, उन सब ने लिखा जो औरल सेक्स की और दूसरी चीज़ों की कंप्लेंट की गई थी, उसकी कोई भी एविडेंस बच्ची पे नहीं है, 8 साल की बच्ची पे नहीं है, ऐसा उस मेडिको लीगल रिपोर्ट में लिखा गया। यही मेडिको लीगल रिपोर्ट और उन लोगों का ओपिनियन जब वो मेरे पास 95 में आए, जून 95 में, तो मेरे सामने उन्होंने ये सब प्रस्तुत किया और मेरा ओपिनियन मांगना चाहा और दोबारा से बोर्ड बना करके इसको डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने के लिए कहा। यह उचित भी था। तब तक यह खबर अखबारों में भी आ चुकी थी। हमने उसमें 6 डॉक्टरों का बोर्ड बनाया। इनमें गायनी के प्रोफेसर ठक्कर को इंक्लूड किया गया, जो सफदरजंग हॉस्पिटल की डॉक्टर थी जिन्होंने उनका पहला एग्जामिनेशन किया था, डॉक्टर नलिनी गुप्ता, उनको भी शामिल किया गया। मेरे यहाँ पे एक उस वक्त सीनियर रेजिडेंट थी फीमेल, अल्पना सिन्हा, उनको भी उसमें इंक्लूड किया गया। और पीडियाट्रिक्स की तरफ से उस वक्त जो प्रोफेसर कालरा थी, उनको भी इसमें इंडक्ट किया गया। इसके अलावा 1-2 और व्यक्ति जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड से थे और थे, उनको भी इसमें रखा गया। इस तरह से ये एक बृहद और डिफरेंट स्पेशलिटी का, साइकोलॉजी के भी एक प्रोफेसर चौहान करके थे, BS चौहान, उनको भी उसमें रखा गया। तो इस तरह से यह एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड था। इसमें उस लड़की का एग्जामिनेशन किया गया, उसकी मदर से भी मुलाकात की गई, CBI के जो कंप्लेनेंट थे उनसे भी बात की गई और लड़की का दोबारा से प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन, सारी कानूनन कार्रवाई को मानते हुए, उनका सम्मान करते हुए, कंसल्ट वगैरह सभी चीज़ लेते हुए और उनका एग्जामिनेशन किया गया। इस एग्जामिनेशन में सब, क्योंकि सभी फीमेल डॉक्टर थे, सिर्फ मेरे को छोड़ करके मैं चेयरमैन का काम कर रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था और उनको बता रहा था कैसे प्रोसीड करना है। स्वयं मैं उसको देखने के लिए नहीं गया, क्योंकि अगर लड़की या लड़की के पेरेंट्स मना करते हैं तो फिर डॉक्टर को नहीं जाना होता। लेकिन उन सभी एविडेंस को मेरे सामने लाया गया, मेरे से डिस्कस किया गया और उस डिस्कशन करने के बाद में यूनानिमसली इस बड़े बोर्ड ने ये कहा कि इसके ऊपर रेप नहीं हुआ है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल एक्शन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हाइमन जो है इंटैक्ट है और अगर फुल पेनिट्रेशन होता है तो हाइमन ज़रूर रप्चर होना चाहिए। सिवाय इंट्रोइटस के लैक्स होने के सिवाय कोई उसमें एविडेंस नहीं थी। और इंट्रोइटस लैक्स जो है वो कई कारणों से हो सकता है, उस ये नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है और कभी नेचुरली भी हो सकता है। तो वो कोई इंसर्शन ऑफ
एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या किसी और चीज़ को इंडिकेट नहीं करता था स्पेसिफिकली। और ये इतना बड़ा भी लेक्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी जो एक्सप्लेन कर सके कि कोई किसी तरह की एक्टिविटी उस बच्ची के साथ हुई है। बच्ची से जब पूछा गया तो वो एक रटा रटाया स्टेटमेंट, जो हमारे साइकोलॉजी के एडवाइजरी के हिसाब से कि ये बिल्कुल इसको याद करवाया गया है, इसमें कोई दम नहीं है इसकी सत्यता में, क्योंकि एक रटी हुई चीज़ की तरह उस चीज़ को रिप्रोड्यूस करती थी, वही चीज़ जो उसकी मदर ने अपनी कंप्लेंट में लिख करके और सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का उसको लिखी थी, और एक कॉपी उसी के सेक्रेटरी साहब ने सीबीआई को भेजी थी। एग्जैक्टली वही शब्द उसी तरह से एक रटे हुए तोते की तरह बोल देती थी। उसमें हमें कोई सत्यता नज़र नहीं आई। इस तरह से यह केस एस्टेब्लिश हमने किया कि इसमें कोई किसी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है। जो भी स्टोरी बताई जा रही है वो किन्हीं और कारणों से हो सकती है, उसके लिए उसकी वाइफ का डिटेल्ड साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी चाहिए। जो 6 लोग वो बच्ची और उसकी माँ बताती थी कि किसी होटल में जब जाते थे तो साथ जाते थे, उन्होंने भी मना किया। उसमें 4 औरतें थी, 2 आदमी थे, और वो उसी के डिपार्टमेंट में जिन पे एलिगेशन लगा था उन्हीं के अंडर वो सब काम करते थे उसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में। खैर उसके बाद में भी सीबीआई ने केस क्लोज नहीं किया और इस केस की ट्रायल हुई। मैंने उस अंडर सेक्रेटरी को कभी देखा नहीं था क्योंकि उनको हमने नहीं बुलाया था। लेकिन जब कोर्ट में ट्रायल शुरू हुई, क्योंकि उन्होंने केस को बंद नहीं किया, केस को कोर्ट पे छोड़ दिया, ट्रायल कर दिया, तो वहाँ पे मैंने उस अंडर सेक्रेटरी को देखा। वह एक बहुत ही निरीह सा प्राणी मुझे लगा, जो बहुत सिंपल सा लग रहा था। और वो मुझे बार बार जब मिल जाता था कहीं बाहर तो यही कहता था, साहब कोई नहीं समझ पा रहा कि मेरी पत्नी पागल है, उसको सिजोफ्रेनिया है। कोई उसको स्काइजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट नहीं दे रहा। उसकी बातों को लेके मेरे परिवार को और मुझे बर्बाद करने में तुले हुए हैं। यह उसका एक सेंटेंस होता था जो मैं कोर्ट से पहले घुसता था तो कहीं ना कहीं करके मैं सुनता नहीं था उसको, उसकी तरफ देखता नहीं था, लेकिन वो बोलता हुआ साथ में चलता रहता था। मेरी जब आखिरी एविडेंस हुई और मेरा एग्जामिनेशन एंड चीफ हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन भी 1 या 2 दिन तक हो गया, और उसके बाद उसमें जहाँ तक मुझे आ रहा है सुहेल खान करके थे, डिफेंस में कोई लॉयर थे, तो उन्होंने और समय मांगा कि मुझे और समय चाहिए डॉक्टर साहब का क्रॉस करने के लिए। एक्चुअली हमारी रिपोर्ट तो फेवरेबल थी उसके क्लाइंट को, पर पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, डिफेंस काउंसिल्स को वो समझते नहीं है उसकी ग्रेविटी कि किस रिपोर्ट को किस तरह से हमने अपने केस में अपने डिफेंस में यूज़ करना है। वो शायद सिर्फ क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए या कोर्ट को इम्प्रेस करने के लिए बहुत लंबे लंबे और बेफालतू, जिनसे उनका केस बिगड़ता ही जाता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें भी लगभग वैसा ही हाल था। खैर मेरा काम तो जवाब देना है, उनका काम पूछना है। उसके बाद उन्होंने केस को एडजर्न कर दिया। उसके बाद उन्होंने सम्मन किया था अपनी उसकी लड़की को, जो एक्चुअल जो कंप्लेनेंट की बेटी थी और जो सारा सेंटर ऑफ एविडेंस थी। उसके पिता जब मैं बाहर निकल रहा था तो बहुत उदास थे, और जैसे वो करते थे मेरे साथ 2-4 कदम चले तो उन्होंने इतना ही कहा, डॉक्टर साहब कल का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं रहूँगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं आपसे मिलूँगा या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं मन में बहुत सावलचेत हुआ, क्योंकि ये एक टिपिकल सुसाइड करने वाले के लास्ट क्राई की तरह ये वर्ड थे।
मैं मन ही मन समझ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कानून की कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, जैसे मैं आज कोई नाम नहीं ले सकता, कोई चीज़ को डिटेल में नहीं बता सकता, डिस्कस नहीं कर सकता। ये ऐसे लिमिटेशंस हैं हमारे, जो बहुत बड़ी समस्याओं को दबाने में, या उनको, मैं नहीं कह सकता उसको कैसे करूं, जस्टिस होने से रोकती हैं। मैं चला गया, मुझे बता दिया गया था कि आपके बाद में वो उनको होगा, और उसके बाद आपको ज़रूरत होगी तो आपको दोबारा से बुलाया जाएगा, आपका क्रॉस दोबारा से किया जाएगा, नहीं तो क्लोज कर दिया जाएगा। मैं आ चुका था। सेकंड डे उसकी लड़की की एविडेंस हुई, वो चला गया घर पे, ये मैंने अखबार में पढ़ा, और रात को उसने पेस्टिसाइड पी लिए, और दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग को वो मृत पाया गया। यह खबर सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे छपी थी, लेकिन एक बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति सिर्फ एक औरत की मानसिक परिस्थिति के कारण, मोस्ट प्रोबेबली पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, जिसके लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने उसका एग्जामिनेशन नहीं करवाया। इसीलिए मैं हमेशा करता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में या साधारण परिस्थितियों में भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट और साइकेट्रिक असेसमेंट, फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट कंपलसरी है एक्यूज पर्सन का, और दूसरा जो एलिगेशन लगाने वाले हैं उनका भी। बहुत बार बहुत सी चीज़ें एक बीमार मन की परिकल्पनाएं होती हैं, जो खुद स्वयं उसके बस में नहीं होती, जिसको हम डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स इत्यादि नाम से पुकारते हैं। उनके लिए वो रियलिटी होती है, लेकिन वास्तव में वो सत्य एग्जिस्ट नहीं हो रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस बात को समझने के लिए नीचे से लेकर के ऊपर तक कोई नहीं है। धन्यवाद।